morning, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video we are going to start the measurement, the practical aspect of measuring national income. इसका पिछला जो वीडियो बना था वहाँ कुछ बेसिक टर्म्स हमने कंसीडर की थी, जहाँ पे मेनली मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर किया था। वहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया था कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अब ट्रांसफर इनकम के रिगार्डिंग हम डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब इनकम मेथड की बात करेंगे। फिलहाल हम जो मेथड कंसीडर कर रहे हैं एंड दैट इज द प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। अब ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं कंसीडर करूं कि मतलब वैल्यू एडेड मेथड जो है प्रोडक्शन मेथड है उसकी क्या प्रोसेस रहेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वो प्रोसेस बात की बात है। लेकिन पहले अगर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी, एक चीज मुझे समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो ये जो तीनों मेथड है इनका एक अलग अलग डेफिनेशन सेक्टर होगा जो अलग अलग वे में क्या करेंगे, नेशनल इनकम को डिफाइन करेंगे। लेकिन मुझे जो कॉमन डेफिनेशन है उसको कंसीडर करना है। तो पहले अगर बात करूं डेफिनेशन व्हिच इज सजेस्टेड और मेंशन बाय द वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स और वेरियस काइंड ऑफ एनालिसिस जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर चुके हैं या जिन्होंने मतलब नेशनल इनकम को डिटेल में एनालाइज किया है, तो उन्होंने प्रोडक्शन मेथड के रिगार्डिंग एक सिंपल सी डेफिनेशन मुझे सजेस्ट की है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्रोडक्शन मेथड के रिगार्डिंग अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है कि जो 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे पास थे, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, टर्टियरी सेक्टर की मैं बात करता हूँ। तो प्रोडक्शन जो प्राइमरी सेक्टर उसको एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और वो जो टेरिटरी सेक्टर उसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है ये तीनों सेक्टर क्या करते हैं, मिला के करते हैं। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितनी भी फर्म्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, प्रोडक्शन में डील करती हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि तीनों सेक्टर मिला के किसी फिजिकल ईयर के दौरान, that means total value addition made by these 3 sector. ठीक है, total value addition made by these 3 sector which is primary sector, secondary sector और tertiary sector. Total value addition made by these 3 sector in an economy during an accounting year. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, total production made by, total value addition made by these 3 sector in an economy during an accounting year known as national income. ठीक है, यानी अगर मैं फर्स्ट स्टेप में बात करूं, मैं प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस व्हिच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट्स। यानी यहां मुझे ध्यान रखना है कि मेरे जो फैक्टर इनपुट्स है उनको कौन-कौन यूज करता है। सबसे पहले बात कर लेता हूं प्राइमरी सेक्टर की, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेकेंडरी सेक्टर की, और लास्टली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो टेरिटरी सेक्टर या फिर मैं ये कहूं जो सर्विस सेक्टर हो। इन तीनों सेक्टर में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, क्लियर है चीज, ये तीनों सेक्टर में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितनी भी वैल्यू एडिशन की यूनिट है, वो सारी की सारे एंटरप्राइजेज या सारी की सारी यूनिट्स जो भी टोटल वैल्यू एडिशन करेंगी, जो भी टोटल प्रोडक्शन करेंगी, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, नेशनल इनकम। लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ जो डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूं, यानी जो टोटल वैल्यू एडिशन होगा उसमें मुझे ऐड कर लेना है NFIA और लेस कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का कंसीडरेशन पहले कर चुका हूं, ग्रोथ से नेट पे जाना तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और नेट से ग्रोथ पे आना तो इसको कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें, तो टोटल वैल्यू एडिशन जो आएगा वो प्लस उसमें ऐड कर दूंगा NFIA, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जो भी मेथड मैं यूज करूंगा, जो भी कंक्लूजन मुझे निकालना है, चाहे वो इनकम मेथड से हो, प्रोडक्शन मेथड से हो, वैल्यू एडिशन मेथड से हो, एक्सपेंडिचर मेथड से हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन द practical aspect of national income. National income always stand as net national product at factor cost, irrespective of the fact which method is used by the calculator, which is method is used for the calculation of national income. Ultimately national income stand for NNP at factor cost. Clear है चीज? अब net factor income को मुझे ध्यान रखना है, इसको मैं एक बार डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, तीनों सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया उसका मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद सेकंड स्टेप में बात करूं तो मुझे करना है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी यहां अगर जो चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन ये करते हैं, अब वैल्यू एडिशन करने का मतलब क्या होगा कि अगर थोड़ा सा एक बार मैं डिटेल में ध्यान दूं तो मैंने 2 टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे जहां मैंने बात की थी इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल गुड्स की, ठीक है। तो जब भी हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे तो मुझे केवल किसको कंसीडर करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का मतलब कि जो भी वैल्यू निकलेगा गुड्स का वो किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है, मार्केट प्राइस। ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें अगर ऐड कर दूं क्या, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, और माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, तो वो बराबर होगा किसके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे बात करें तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होगा किसके, सेल्स के, सब्जेक्ट टू इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड आउट। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा, सेल्स के इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड आउट, यानी किसी पर्टिकुलर में जितना आपने मैन्युफैक्चर किया, तीनों सेक्टर में जितना मैन्युफैक्चर किया, अगर वो सारा का सारा सोल्ड आउट हो जाता है, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड आउट, इन दैट केस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। बट व्हाट अबाउट इफ सम स्टॉक इज रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन फिजिकल ईयर, यानी अब यहां पे अगर बात करूं कि जितना मैंने बनाया था उतना मैं नहीं बेच पाता, कुछ मेरे पास क्या है, अनसोल्ड स्टॉक है, साल के अंत में 31 मार्च को या क्लोजिंग ऑफ द ईयर कुछ स्टॉक क्या हुआ मेरे पास अनसोल्ड रह गया, सारा नहीं बेच पाया। क्लियर है जी। यानी एक सिंपल सी कंडीशन कहूं कि सप्लाई ग्रेटर देन क्या होगी, डिमांड होगी, और यहाँ पे क्या होता है कि अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कुछ स्टॉक क्या होता है बगैर सोल्ड किए या बिना सोल्ड आउट क्या है, रिमेनिंग अनसोल्ड रह जाता है, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा, ये मुझे ध्यान रखना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ चेंज इन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से रिपीट करता हूं, सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल, इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड आउट, इन दैट केस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, यानी सेल्स ही क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर हो जाए। सेल्स को क्या कंसीडर करूंगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसीडर करूंगा। लेकिन मुझे ध्यान रखना है ड्यूरिंग द ईयर इफ सम अमाउंट ऑफ स्टॉक इज अनसोल्ड, रिमेन अनसोल्ड, इन दैट केस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे किस तरीके कंसीडर करना है, सारा स्टॉक अगर बेच दिया तो सेल्स, सारा स्टॉक अगर शॉर्ट आउट कर दिया तो सेल्स हो जाएगा, और कुछ स्टॉक अगर अनसोल्ड रह जाता है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। स्टेप थर्ड में अगर बात करूं एस्टिमेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, ये मुझे ध्यान रखना है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कहूं या फिर मैं कहूं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर दूंगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब यहां पे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ही क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी यहाँ पे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे मुझे ध्यान देना है एक बार, जैसे मान लो एक फार्मर के रिगार्डिंग बात करूं, ये प्रोडक्शन किसका करता है, वीट का, ठीक है। तो वीट को क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, फ्लोर मिल वाले को दे देता है, तो वो इससे क्या करता है, फ्लोर बना देता है, ठीक है। तो यानी फार्मर के रिगार्डिंग अगर बात हो तो वीट क्या होगा, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, इसका जो वैल्यू होगा, और फार्मर के लिए यही वीट का वैल्यू क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको एक एग्जांपल से अपन समझेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये किसके बराबर होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और लास्ट टाइम में मुझे क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एंड दैट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो आ गया, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे मिल गया, अब मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है। तो सबसे पहली जो चीज है कि मैंने बताया था ग्रोथ से किसके ऊपर जाना है आपको, ठीक है, ग्रोथ से किसके ऊपर जाना है, नेट के ऊपर। तो माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मुझे डोमेस्टिक से किसके ऊपर जाना है, नेशनल के ऊपर। तो इसमें प्लस क्या कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रोड, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसको अपन समझेंगे डिटेल में। उसके बाद अगर बात करूं तो पी कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, पी हमेशा क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। अब मुझे मार्केट प्राइस से किसके ऊपर जाना है, मुझे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, ठीक है। कभी भी कोई चीज आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो उसका अगर एमआरपी आप कंसीडर करोगे तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस का मतलब यानी बेसिकली नेशनल इनकम के पर्पज से अगर बात करूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, कॉस्ट और उसके मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑल्दो प्रॉफिट इंक्लूड रहता है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है इसका क्रेडिट किसको जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस से मुझे किसका आना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस क्या कर दूंगा, एन आई टी, यानी मार्केट प्राइस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझ लूं कि मान लो मैं बात करता हूँ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या। देखो हमने जब नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर किया था तो वहां कुछ चीजें मैंने कंसीडर की थी कि एक व्यक्ति अगर एक कंट्री में क्या है रेजिडेंट तो दूसरी में क्या होगा, नॉन रेजिडेंट, क्लियर है चीज। और सिटीजनशिप और रेजिडेंट स्टेटस को हमने डिटेल में एक बार कंसीडर कर लिया था, उनका डिफरेंस भी मैंने समझ लिया था। अब एक सिंपल सी बात है ना, नेट फैक्टर इनकम पहले मुझे ध्यान रखना है टू अब्रोड। अब टू अब्रोड का मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे यूएसए के कुछ सिटीजन है यहाँ पे, ठीक है, वो इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में पैसा जनरेट करते हैं, इंडिया में क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो यूएसए के सिटीजन क्या करेंगे, उस फैक्टर इनकम को कहाँ ले जाएंगे, अब्रोड, ठीक है। यानी जो फॉरेन कंट्री के सिटीजन है इंडिया में, फॉरेन कंट्री के जो रेजिडेंट है वो क्या करते हैं, इंडिया में इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम को कहाँ लेके चले जाते हैं, फिर वो यूएसए, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज के लिए जो इनकम यहाँ पे इंडिया में मिलती है फॉरेन सिटीजन को, उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, फॉरेन कंट्री में, तो दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। और उसके बाद कुछ इंडियन सिटीजन कहाँ है, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। जैसे भारत का कोई नागरिक यूएसए में काम कर रहा है, चाइना में काम कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इंडियन सिटीजन है वो क्या करते हैं, इंडिया के रेजिडेंट जो क्या करते हैं वो इनकम फैक्टर इनकम कमा के कहाँ लेके आते हैं, इंडिया में, ठीक है। तो ये होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। अगर बात करूं दोबारा से, कुछ फॉरेन सिटीजन इंडिया से कमा के कहाँ लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। और कुछ इंडिया के सिटीजन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमा के कहां लेके आ रहे हैं, इंडिया में, वो क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। यानी जब इंडियन सिटीजन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैक्टर सर्विसेज देता है तो उसके बदले में जो फैक्टर इनकम उसको मिलती है उसको इंडिया में लेके आता है, उसको मैं कहूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और फिर अगर बात करूं कोई फॉरेन सिटीजन यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दे रहा है इंडिया में और वो यहाँ से फैक्टर इनकम जनरेट करके कहां लेके जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एक्सटर्नल सेक्टर में, फॉरेन कंट्रीज में, तो वो कहलाएगा फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनआईटी। अब एनआईटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस कर देंगे सब्सिडी, ठीक है। टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दैट इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर है चीज। अब सब्सिडी का मीनिंग मुझे पता, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है जब पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूमर या मतलब वो आमजन के बजट के बाहर हो जाती है। फॉर एग्जांपल एलपीजी रिगार्डिंग बात कर ले, अभी तो हाल फिलहाल सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है लॉकडाउन के कारण, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, कि टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एंड दैट इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, ये मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड, जिसके माध्यम से मैंने क्या किया, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन देखा। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। अब हम पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कैसे होगा, वैल्यू एडिट टोटल वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिट मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके देखेंगे। और इसके बाद हम कंसीडर करेंगे इसके लिए जो इंपॉर्टेंट या प्रोपोर्शंस मुझे ध्यान रखने हैं, जो चीजें मुझे देखनी है, फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास दो एग्जांपल है जिनके माध्यम से समझ रहा हूँ वैल्यू एडिशन। अब पहले केस में मेरे पास क्या है, फार्मर है, मीट है और बेकरी और कस्टमर, ठीक है। अब फार्मर क्या करता है, 100 रुपए में क्या करता है, वो अपने मीट को बेच देता है, तो इसका वैल्यू एडिशन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कहूंगा, पोस्ट वगैरह जो सीड्स वगैरह के उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। यानी इसके लिए कितना हुआ, इसने 100 रुपए में क्या किया, मीट को बेच दिया किसको, मील वाले को, ठीक है, क्लियर है चीज।
तो मील वाले के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया 100, यानी इसने मील वाले ने फार्मर से कितने में लिया 100 में, इसने कितने में बेचा उसको 250 में। अब यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि कितने में लिया था 100 में और बेचा कितने में 250 में, तो इसने टोटल वैल्यू एडिशन कितना किया 150 का। क्लियर है चीज, यानी फार्मर के रिगार्डिंग जब कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया तो उसका टोटल वैल्यू एडिशन मैंने कितना मान लिया था 100 मैंने कंसीडर कर लिया था कि फार्मर कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं करता, एग्रीकल्चर फ्री में करता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। तो ठीक है, यहाँ पे मील वाले ने 250 में बेचा तो फार्मर से गेहूं कितने में खरीदा था 100 में, टोटल वैल्यू एडिशन ने कितना किया 150, ठीक है। अब इसके बाद बात करें बेकरी वाले ने क्या किया, उसी फ्लोर को यानी जो फार्मर से बिक था मील वाले उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया और फ्लोर मील वाले ने किसको बेच दिया बेकरी वाले को, ठीक है। अब बेकरी वाले को कितने में मिला ये 250 रुपए में, यानी बेकरी वाले के इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी 250। अब बेकरी वाले ने उसको किसमें कन्वर्ट किया, बिग ब्रेड वगैरह में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो उसने उसको कितने में बेचा 400 में, यानी अब इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना है 400, मिला कितने में था 250 में, टोटल वैल्यूएशन इसका भी कितना हो गया 150, ठीक है। अब अगर बात करें बेकरी वाला इसको 400 में बेचता है किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर के लिए टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया 400, यानी कस्टमर को टोटल कितने में पड़ा वो 400 में। यानी मुझे ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फार्मर व्हीट को बेचता है, उसके बाद मील वाला उसको फ्लोर में कन्वर्ट करता है, फ्लोर किसको बेचता है बेकरी वाले को, बेकरी वाला क्या करता है ब्रेड वगैरह बना के किसको दे देता है कस्टमर को, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन मेरे पास दे रखे हैं, इनके रिगार्डिंग कैसे होगा। अब ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है x सेल्स टू y, ठीक है, यानी x ने किसको बेचा y को कितने में 6000 में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा 6000 किसके लिए x के लिए, ठीक है। और यहाँ मान लेता हूँ कि x का वैल्यू एडिशन क्या था, यानी कॉस्ट उसकी क्या थी मिल थी, इस चीज का टोटल वैल्यू एडिशन कितना होगा 6000। क्लियर है चीज। उसके बाद y क्या करता है, किसको बेचता है z को, ठीक है। अब y ने कितने में खरीदा था 6000 में x से, तो इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन या कॉस्ट कितनी होगी 6000। अब इसने z को कितने में बेचा है 8000 में, तो 6000 में लिया था, टोटल कितने में बेचा 8000 में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका टोटल वैल्यू एडिशन कितना होगा 2000। वैल्यू एडिशन मेड बाय y कितना 2000। अब z ने z के पास है, किसके पास चला गया हाउस होल्ड के पास, यानी अब इसने कितने में खरीदा था 8000 में, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी होगी इसके लिए 8000। कस्टमर को कितने में बेचा 12500 में, तो इसका टोटल वैल्यू एडिशन कितना होगा 4500, ठीक है। तो एक प्रोसेस है सिंपल सी जिसमें वैल्यू एडिशन आपको कैलकुलेट करने हैं, और मेनली अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ऐसे वैल्यू एडिशन वगैरह क्वेश्चन मुझे नहीं करने, मुझे सिर्फ ये समझना है कि प्रैक्टिकल वे में वैल्यू एडिट मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रोडक्ट और वैल्यू एडिट मेथड को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, एक एग्जांपल जिसमें मुझे कैलकुलेट करना है जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम एट फैक्ट कॉस्ट। So the information regarding questions, first of all, value of output made by all the three sectors, which include primary, secondary, tertiary, is 4000, 1600 or 2400 respectively. Now talking about the second information, value of intermediate consumption, it is also by the three sectors, primary, secondary, tertiary, 2800, 400 respectively. ठीक है? Other information, indirect tax paid by the all these sectors, that is rupees 320. Consumption of fixed capital, which is also known as depreciation, it is rupees 320. Now net factor income from abroad rupees 80 and subsidies are rupees 240. Now you will have to find out GDP at market price, NDP at market price, NNP at factor cost. अब मुझे पता है कि GDP at market price का फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट मींस टोटल वैल्यू एडिशन मेड बाय थ्री सेक्टर माइनस कर देंगे टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ all the three sector, that is equal to GDP at market price. तो अगर यहाँ पे बात करूँ मैं टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना है रुपीज 8000, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तो ये हो गया 3200, ठीक है। तो अब यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है मेरे पास 8000 माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 3200। तो इस तरह जो जीडीपी है वो मेरे पास कितना है 4800, ठीक है।
मैंने सिर्फ ये किया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने माइनस क्या कर दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मुझे क्या मिल गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या मैं कहूं ग्रोस वैल्यू एडिशन मेड बाय दीस थ्री सेक्टर, यानी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, ₹4800। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जीडीपी मेरे पास गिवन है, मुझे जाना किसके ऊपर है, एनडीपी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर समझने की कोशिश करूं, ग्रोस से कहां पे जाना है, नेट के ऊपर। तो ग्रोस से नेट के ऊपर जाने का मतलब मैंने पहले बताया था कि डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ पे अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे गिवन है कितना, 4800, इसमें से माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन ₹320। तो ये एनडीपी मेरे पास आ गया 4480। ठीक है। यानी अगर मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देता हूं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को, दैट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मुझे जाना किसके ऊपर है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूं तो यहीं से इसको कंसीडर कर लेते हैं, एन तो मेरे पास आ ही गया। अब मुझे डोमेस्टिक से किसके ऊपर जाना है, नेशनल के ऊपर। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल के ऊपर जाना है तो क्या करूं, जो 4480 मेरे पास है, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें डोमेस्टिक से नेशनल के ऊपर जाना है, तो प्लस क्या कर देंगे, एनएफआईए, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड दैट इज 80। ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे पी कभी भी चेंज नहीं होता, पी हमेशा रहेगा। तो मुझे मार्केट प्राइस से किसके ऊपर जाना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे मार्केट प्राइस से किसके ऊपर जाना है, फैक्टर के कॉस्ट के ऊपर, तो इसका जो रीजन है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। यानी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊंगा तो इनको क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। अगर मुझे किससे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से किसके ऊपर जाना है, मार्केट प्राइस के ऊपर, और माइनस कर दूंगा अगर मुझे किस पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, कि टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब अगर यहाँ पे देखूं तो मेरे पास टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 320, सब्सिडी कितनी है, 240। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हुए, केवल 80। ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करना है मुझे मार्केट प्राइस से किसके ऊपर जाना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है। अब टोटल माइनस 80 करना है, प्लस 80 करना है, तो ऐसे हटा लेते हैं। तो जो मेरी नेशनल इनकम है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज ₹4480, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने समझा है किसको, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड को। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में। अब हम देखते हैं कि वो जो वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे, कौन कौन से प्रोफेशंस मुझे ध्यान रखने हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो मुझे कंफ्यूज करते हैं, वेदर पर्टिकुलर टर्म्स या पर्टिकुलर नेचर ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट इंक्लूडेड। बिकॉज यहाँ पे देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, वेरियस काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन द इकोनॉमी, एंड दे आर आल्सो यूटिलाइज्ड बाय द सेल्फ कंजम्पशन फॉर सेल्फ पर्पस। तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे किन चीजों को इंक्लूड करना है, किन को इंक्लूड नहीं करना, और प्रोफेशंस जो भी हैं वो मेरे ख्याल से थ्रू आउट 3 मेथड क्या होंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मुझे ध्यान रखना है। तो पहला जो प्रोफेशन है सबसे पहले आता है सेकंड हैंड गुड्स। ठीक है। अब सेकंड हैंड गुड्स का मतलब क्या है, जैसे एक कार मैंने कंपनी ने बनाई, कंपनी से मैंने खरीद ली, मैंने किसी और को बेच दी। ठीक है। तो मेरे किसी और पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो वो हो गया सेकंड हैंड गुड्स का। अब क्वेश्चन ये उठता है सेकंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल करना है नहीं करना, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं तो जब इसका मैन्युफैक्चर हुआ था कार का, इसका वैल्यू तभी क्या जुड़ गया था, नेशनल इनकम में जुड़ चुका था जब इसका एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ था, वैल्यू एडिशन इसके अंदर कंपनी ने किया था। अब इसको अगर दोबारा जोड़ते हैं तो एक बार वो पहले जुड़ चुका है, दोबारा जोड़ेंगे तो क्या ये होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर है चीज। तो सेकंड हैंड गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो कमीशन और ब्रोकरेज को मुझे कंसीडर करना है। क्या कमीशन ब्रोकरेज जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दिया है, क्या वो उसकी कॉस्ट में उस समय जुड़ा था? क्या कंपनी ने कंसीडर किया था कि जब इसको सेकंड हैंड बेचा जाएगा तो उस पर्टिकुलर कमीशन एजेंट को इतना कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकर को इतना ब्रोकरेज देनी पड़ेगी? ये कभी भी कंपनी ने कंसीडर नहीं किए थे जिस कंपनी ने कार को बनाया था या किसी पर्टिकुलर गुड्स को बनाया था। ठीक है। तो यानी अगर मैं अब इनको कंसीडर करूं, ये उस समय उसके आउटपुट में नहीं जुड़े थे, कॉस्ट में नहीं जुड़े थे, तो अब इनको मुझे क्या करना है, कंसीडर कर लेना है, क्योंकि एक तरह से वैल्यू एडिशन हो गया उनके अंदर। ठीक है। तो सेकंड हैंड गुड्स को शामिल नहीं करना है, उनके सेल परचेज को कंसीडर नहीं करना है।
लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दे विल डेफिनेटली बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि उस समय नहीं जुड़े थे। अब बात करते हैं सेल्फ कंजम्पशन। अब सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? जैसे फार्मर के तौर पे अगर कंसीडर करूं तो भैया वो क्या करता है? गुड्स को बनाता है। ठीक है, गुड्स बना के क्या करता है? कुछ मार्केट में बेच के आता है और कुछ क्या करता है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि ये जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स मैंने रखे हैं, क्या इनको मैं इंक्लूड करूं नहीं करूं? क्या इनके ऊपर वैल्यू एडिशन होता? बिल्कुल इनको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए। चाहे गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, सर्विसेज को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। गुड्स जो भी होंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो आपको नेशनल इनकम के इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर उनका होता है, वैल्यू एडिशन उनका भी हुआ है। दैट मींस अगर मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूं दे आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वैल्यू एडिशन उनका भी हुआ था, खर्चा उनके ऊपर भी लगा। फिर आता है इंपोर्टेड रेंट। अब इंपोर्टेड रेंट का मतलब सिंपल सी बात है, जब खुद का मकान ही यूज कर रहा हूं किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, यानी हमने कहा था ना कि जो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बिल्डिंग को हमने कंसीडर किया, मान लो लैंड लेबर कैपिटल, तो एक तरह से मान लो मेरा खुद का मकान है, उसको मैं ऑफिशियल पर्पस से यूज कर रहा हूं, उसमें ऑफिस बना लिया, तो उस केस में जो रेंट होगा वो होगा इंपोर्टेड रेंट। ठीक है, यानी खुद का मकान जब आप क्या करते हो, यूज करते हो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, किसी ऑफिशियल पर्पस से, तो इंपोर्टेड रेंट का वैल्यू भी क्या करना है आपको? नेशनल इनकम में जोड़ना है। और हमने 11th क्लास में जब पोस्ट वाला चैप्टर किया होगा तब वहां पे उस चीज को कंसीडर किया होगा। ठीक है, तो इंपोर्टेड रेंट क्यों जुड़ेगा? आप सिंपल सी बात है ना सर, हाउ यू विल एबल टू डिफाइन व्हाट इज द एक्चुअल रेंट of a building which is used by the self consumption self production। तो वो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलोनी में जो भी मकान है उनके अगल बगल या उसके साइड में जो मकान है उनके किराए के बेसिस पे उसके किराए का अनुमान लगा सकते हो। इसी बेस पे इसकी इंपोर्टेड रेंट का वैल्यूएशन होगा, इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अभी मैंने कहा था ऑन अकाउंट प्रोडक्शन जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है, खुद के लिए उत्पादन क्या है, वैल्यू एडिशन तो वहां है ना उनका, उनको कंसीडर करना पड़ेगा। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी यहाँ पे भी ये भी मुझे कंसीडर, जब सिंपल सी बात है ना, इसको आप कंसीडर करो प्रोडक्शन गुड्स को, और उनका जो सेल्फ कंजम्पशन है, जो डेप्रिसिएशन वगैरह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो उसको भी आपको नेशनल इनकम में कंसीडर करना पड़ेगा। यानी ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, और ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट, सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है अपने बेटे का, ठीक है, एक आर्किटेक्चर मैप बनाता है अपने घर का, क्लियर है चीज, एक इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कराता है अपनी बिल्डिंग का। यानी सेल्फ कंजम्पशन की जो सर्विसेज होती हैं, या जो सर्विसेज आपने खुद सेल्फ कंज्यूम किया, मान लो चार्टर्ड अकाउंट के तौर पे कंसीडर करूं, खुद की कंपनी का ऑडिट अगर कर रहा हूं, तो उस केस में जो सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज होता है वो कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। रीजन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्चुअल वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज। ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट डन बाय द डॉक्टर ऑफ हिज सन, सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेंगे। एंड द रीजन बीइंग व्हिच इज सजेस्टेड बाय द एनसीईआरटी और अदर वेरियस ऑथर्स बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, and especially when they are talking about the measurement of national income, they always state the service of self consumption will never be included in the national income because it is not possible for to measure that actual value। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है। These are the profession now talking about the problem of double counting, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर मतलब डेली बेसिस पे अगर मैं तो ईयर टू ईयर क्वेश्चन इनका रिपीट होता रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को समझने से पहले थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको कंसीडर कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज क्यों होती है? ठीक है, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था जहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर में कंसीडर किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, द फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। और वैल्यू एडिशन मेथड में पढ़ा था कि जो फाइनल आउटपुट है या जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स है उसको हमें कंसीडर करना है जब हम बात करेंगे जीडीपी एंड मार्केट प्राइस की। ठीक है, क्लियर है चीज, यानी टोटल वैल्यू एडिशन मेड बाय ऑल द सेक्टर्स। तो इसके अराइज होने का मेन रीजन है इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन regarding intermediate goods or final goods, या someone who is considering both these aspect in same terminology। ठीक है, कोई है जो इन दोनों को सेम टर्मिनोलॉजी में कंसीडर कर रहा है तो वहां कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर किसी को ये क्लियर है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उसको पता है कि फाइनल गुड्स का वैल्यू कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट का कंसीडर नहीं करना, तो वहां प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं होगी। जहां कंफ्यूजन है वहां पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी। और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का एक सिंपल सा मीनिंग है, भैया एक चीज को दो बार काउंट कर लिया, एक इनकम को दो बार नेशनल इनकम में जोड़ लिया आपने। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर कंसीडर करूं, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है जो क्वेश्चन हमने किया था, x सेल्स टू y 6000, y टू z 8000, z टू हाउस होल्ड 12500।
तो अब ये क्या है कि मतलब इसमें क्या होगा, जैसे सिंपल सी बात है, मैं 12,500 को भी शामिल कर लूं और 26,500 को शामिल कर लूं, यानी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट को मैंने कंसीडर कर लिया, 12,500 भी जोड़ लिया, 8,000 भी जोड़ लिया, 6,000 भी जोड़ लिया, तो ये क्या होगा, एक इनकम क्या होगी, दो बार काउंट होगी। यानी सिंपल सी बात है ना, वाई ने जो सेल किया है किसको, जेड को, उसमें 6,000 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्लियर चीज। अब फार्मर जो वीट क्या करेगा, मिल वाले को बेचेगा, उसका वैल्यू हो गया। अब मिल वाला किसको बेचता है, बेकरी वाले को, तो बेकरी वाले में क्या है, फार्मर का वैल्यू जुड़ा हुआ है और मिल वाले का वैल्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब एक ही इनकम को हम दो बार काउंट कर लेते हैं, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। कंफ्यूजन का रीजन मैं बता चुका हूं, व्हेनेवर देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इट ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग when or while you are measuring the national income, especially with the method of production of value added, ठीक है। अब how to avoid problem of double counting, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको अवॉइड करें। दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि या तो आप फाइनल आउटपुट मेथड को कंसीडर करो। अब फाइनल आउटपुट का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि जो फाइनल आउटपुट है, जैसे हमने बात की जेड टू हाउस होल्ड, अब जेड ने हाउस होल्ड को कितने में बेचा था, 12,500, क्या आप केवल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट को ही कंसीडर करो, उसी को बेस मान के नेशनल इनकम को काउंट कर लो, ठीक है। या फिर दूसरा है कि वैल्यू एडिड, टोटल जो वैल्यू एडिशन हुआ उसको कंसीडर कर लो, ठीक है। इन दो अप्रोच है, या तो फाइनल आउटपुट मेथड को यूज कर लो, जो फाइनल वैल्यू है उसको आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो प्रॉब्लम में डबल पॉइंट क्या होगी, डबल काउंटिंग क्या होगी, सोल्व हो जाएगी। या फिर केवल और केवल जो टोटल वैल्यू एडिशन व्हिच इज मेड बाय द ऑल दी सेक्टर उसको आप कंसीडर करो। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट क्या है, 12,500 और टोटल वैल्यू एडिशन भी क्या है, 12,500, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स व्हिच यू नीड टू टेकन व्हेन यू आर ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। या तो फाइनल आउटपुट कंसीडर करो या वैल्यू एडेड मेथड को कंसीडर करो, क्लियर है चीज। अब हम थोड़ा सा एक बार बेसिक कंसीडर कर लेते हैं जो हमने देखे थे, ठीक है। इनको अगले वीडियो में रिपीट करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको ग्रोस से नेट पे अगर जाना है तो क्या रीजन है उसका, डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी अगर ग्रोस से नेट पे आपको जाना है तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, नेट से ग्रोस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एक रीजन था डोमेस्टिक टू नेशनल, आपको जाना है तो NFIO को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIE इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस, आपको किसके ऊपर जाना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, तो NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको किस पे आना है, मार्केट प्राइस के ऊपर आना है, तो आप NIT को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको मैं आगे डिटेल में कंसीडर करूंगा, इनको याद रखना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल वी हैव इन द मेथड वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन मेथड। टिल देन थैंक यू सो मच।